Welcome to Wings Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, this is practice set number 3. गाइस स्टार्ट करने से पहले ना मुझे आप सबसे एक शिकायत है और वो शिकायत ये है कि आप लोग अपने स्कोर्स जो है वो कमेंट सेक्शन पे नहीं लिख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल कमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट प्लीज़ साथ में अपना एक स्कोर भी आप बताएं ताकि हमको भी पता चले, मुझे भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच गई है. फाइन, क्योंकि इससे हमको भी पता चलेगा कि हमको और किस तरीके की वीडियोस लाने की ज़रूरत है और किस तरीके से हम आपको और ज़्यादा हेल्प जो है वो कर सकते हैं. ठीक है गाइस, सो चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल. राइट, इज इट अग्नि, इज इट Sagarika, is it Prithvi or is it Dhanush? So the answer of the first Indian missile, it is your Prithvi. ठीक है, सो पृथ्वी इज द राइट आंसर. राइट, सो बेसिकली 1983 में ना हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया था. और उसी प्रोग्राम के अंदर बेसिकली ये जो प्रोग्राम था ना, इट वाज बेसिकली टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी. राइट, और इसी सेल्फ सफिशिएंसी के चलते पृथ्वी जो थी हमारी फर्स्ट ऐसी मिसाइल थी जो इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया गया था. राइट, तो अगर पूछा जाए आपको कि ये किसका, इसका डिज़ाइनर कौन था या किसने इसको डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था, तो इट वाज DRDO. राइट, और ये इन सर्विस कब आया है? 1994 में इन सर्विस के आया है. ठीक है, अब अगर हम बात करें मिसाइल्स की तो बहुत अलग अलग टाइप्स की मिसाइल होती है. फॉर एग्जांपल आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, आपकी एयर टू एयर मिसाइल होती है, आपकी क्या कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल होती है. राइट, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, आपकी क्रूज मिसाइल होती है, आपकी एंटी टैक मिसाइल्स होती हैं. राइट, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिसाइल होती है. और अगर हम फर्स्ट इंडियन मिसाइल की बात करें सो इट वाज पृथ्वी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज India's first human space mission गगनयान will be launched in which year? सबसे पहले तो गगनयान बेसिकली इंडिया का एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है. राइट, जब ये इनिशियली ये प्रोजेक्ट आया था ना तो इसको 2022 तक कहा गया था कि हम इसको लॉन्च कर देंगे, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन एंड ऑफ कोर्स द कोविड-19 पैंडेमिक उसके बाद जो है ये एक्सटेंड हो गया. और मोस्ट लाइकली हाउएवर कोई ऑफिशियल टाइम पीरियड तो नहीं आया है, लेकिन 2024 बताया गया है कि दिस इज़ द एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ लॉन्च. ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या, ये इंडिया का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है लाइक आई सेड. ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के बीच में ना, इस प्रोजेक्ट या इस प्रोग्राम के चलते इन्होंने दो चीज़ों को लॉन्च करना है, दो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है इसी मिशन के अंडर. दैट इज़, एक होगा मैन्ड मिशन और एक होगा अनमैन्ड मिशन. मैन्ड मिशन हो गया जो आपका, हम गगनयान की बात कर रहे हैं, और अनमैन्ड मिशन हो गया जिसमें पीपल विल नॉट गो. मैन्ड मिशन मतलब पीपल विल गो, और इसमें कितने दिन का ये जो पूरा मिशन है ये 3 डे मिशन रहेगा. और ये कहाँ जाएंगे? पिछले वीडियो में आपको बताया था LEO, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट. कितना किलोमीटर्स? 400 किलोमीटर्स तक. ठीक है, कितने मेंबर्स जाएंगे? 3 दिन के लिए जा रहे हैं और 3 मेंबर्स जो हैं वो इसमें जाएंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ चिनार ट्री? तो इसमें कुछ वो नहीं है, कंसेप्चुअल बात नहीं है. याद रखिएगा, चिनार ट्री जो है उसका जो बोटानिकल नेम है दैट इज प्लैटिनस ओरिएंटलिस. ठीक है, सो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा इसका बोटानिकल नेम. ओके, yeah, this is an important question. Shale is a metamorphized into which rock? सबसे पहले तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? ग्रेफाइट, स्लेट, मार्बल और जेनेसिस. अब सबसे पहले ना इसका आंसर पे जाने से पहले हम कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे कि, चलो ब्लू से लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि क्या है, देखो रॉक्स होते हैं आपके. रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? मेजरली 3 टाइप्स के, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड योर मेटामॉर्फिक.
राइट। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस रॉक्स होते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से ही बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, दैट इज लावा। राइट। सेडिमेंट्री हो गए जो इग्नियस से के जो सेकंड फॉर्म होता है, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स, या फिर जो बेसिकली आपके स्ट्रैटिफाइड रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री मीन्स विच आर इन लेयर्स, राइट। मेटामॉर्फिक में ना याद रखना, जो मेटामॉर्फिन होता है ना, मेटामॉर्फिन, उसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म, राइट। सो कभी भी ड्यू टू द एक्शन ऑफ PVT, what is PVT? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों चीजों के एक्शन की वजह से जब कभी भी रॉक अपना स्टेट छोड़ के अपना फॉर्म चेंज कर ले तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। जैसे आपका शेल है ना, जब शेल के ऊपर इंटेंस हीट और प्रेशर लगता है ना, उसके बाद शेल ट्रांसफॉर्म्स टू स्लेट, राइट। और शेल बेसिकली है क्या? शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, राइट। तो स्लेट क्या बन गया? क्योंकि ये मेटामॉर्फाइज्ड है, ये चेंज्ड ऑफ फॉर्म है, सो दिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सो इसको याद रखिएगा। सो द आंसर इज स्लेट। सो शेल जो है ट्रांसफॉर्म्स टू स्लेट, राइट। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स के, तो एक तो हमने स्लेट कर लिया, एक होता है शिस्ट, राइट। एक होता है आपका सोप स्टोन, राइट। एक होता है आपका क्वार्ट्जाइट, राइट। फिर आपका मार्बल, राइट। ये अलग अलग क्या है, जैसे मार्बल भी इसमें दिया हुआ है ना, सो ये क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। पर इसका आंसर मार्बल क्यों नहीं आया? क्योंकि हम विद रेफरेंस टू शेल पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ्स आर स्पेसिमेन ऑफ फर्स्ट सवानास, 2 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 3 टेम्परेट फॉरेस्ट, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब याद रखना जो आपके कॉरल्स है ना, कॉरल्स को बेसिकली बोलते ही रेन फॉरेस्ट, कॉरल्स को बोलते ही रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन है। ठीक है, क्यों बोलते हैं इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन? वाई? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कॉरल्स की अगर हम बात करें ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल अर्थ में मौजूद है, बट इतने कम परसेंटेज ऑफ एरिया कवर करने के बावजूद ये सपोर्ट करते हैं मोर देन 25% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसीलिए कॉरल्स जो है वो हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। जैसे अगर हम कॉरल्स की बात करें तो आपको पता होगा कॉरल्स 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉरल्स होते हैं, सॉफ्ट कॉरल्स होते हैं। हार्ड कॉरल्स वो होते हैं जो कॉरल रीफ्स बनाते हैं। ठीक है, कॉरल रीफ्स जो होते हैं वो आपके कोल्ड वाटर में भी मौजूद होते हैं, वार्म वाटर में भी मौजूद होते हैं, राइट। अगर हम बात करें सबसे बड़े कॉरल रीफ के, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉरल रीफ्स, तो वो कहाँ पे हैं? दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आपके वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉरल रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में एट क्वींसलैंड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा पेपर का, तो शायद आपको पूछ लें कि बताओ सबसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोल्ड कॉरल रीफ कहाँ पे है? कोल्ड कॉरल रीफ कहाँ पे है? तो इट इज द रॉस्ट रीफ। कहाँ पे है? नॉर्वे में, राइट। दीज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड कॉरल रीफ्स। और अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉरल रीफ के बारे में बात करेंगे, सो दैट इज योर द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सो कॉरल रीफ्स आर स्पेसिमेंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको भी याद रखना, कभी कभी पूछते हैं पेपर में। ठीक है जी, ओके, लेट्स मूव अहेड। 6th क्वेश्चन, द फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री द फर्स्ट Silk factory in Kashmir was set up with the help of who? First, Lord Mountbatten, B, Sir Thomas Wardell, C, Lord Wavell, या D, Alexander Cunningham. So the answer is Thomas Wardell, right?
जो आपका सिल्क फैक्ट्री है, इन्होंने ना बेसिकली जो आपके थॉमस वार्डल है ना, इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था सिल्क इन कश्मीर। सो अगर पूछा जाए सिल्क इन कश्मीर किसने लिखी है, दैट इज़ योर थॉमस वार्डल, ये भी याद रखिएगा। एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। ठीक है। और अगर हम बात करें मेन फूड, क्योंकि हम कश्मीर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो जो मेन फूड है सिल्क वर्म्स का वो क्या होता है आपका, दैट इज मलबरी। राइट, ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज हु वॉज द लास्ट सिख गवर्नर, हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ द सिख डायनेस्टी, वॉज इट गुलाब सिंह, रंजीत सिंह, रणबीर सिंह और शेख इमामुद्दीन? सो द आंसर इज शेख इमामुद्दीन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर। ठीक है, ये आपका अभी आप मुझे आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। तो आपने दो चीज़ आंसर करनी है, एक अपना स्कोर आंसर करना है और दूसरा आपने इसका मुझे आंसर बताना है। ठीक है, दो चीज़ तो कमेंट करनी है आपने। सो आप मुझे बताएंगे लॉन्गेस्ट सर्विंग और लास्ट कौन थे, इट इज शेख इमामुद्दीन। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट ये सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं, लास्ट गवर्नर थे। और इस टाइम पर ना पोस्ट द डेथ ऑफ रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, जैसे कि आपने लेक्चर सीरीज मेरी देखी होंगी, उसमें भी यही बताया था मैंने आपको कि रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो गवर्नर्स आए थे, वो जो सिख एम्पायर था, इट स्टार्टेड टू गेट वीक। और साथ ही साथ जो आपके सिख गवर्नर्स थे ना, वो भी करप्ट होने लगे थे। राइट, सो इनके टाइम पीरियड में शेख इमामुद्दीन के टाइम पीरियड में ना लोगों के पास ना स्टेपल फूड भी नहीं था खाने को, इतनी मतलब भुखमरी की सिचुएशन जो है वो आ गई थी। ठीक है, ओके। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इज इट राज्यसभा, इज इट लोकसभा, इज इट द स्पीकर, इज इट बोथ द हाउसेस? ठीक है, ओके। सो हम बात कर रहे हैं इम्पीचमेंट की। देखो, सबसे पहले तो हमारे क्या कहते हैं इंडिया में ना, इम्पीचमेंट सिर्फ एक ही चीज़, एक ही का होता है, दैट इज प्रेसिडेंट। राइट, इसके अलावा जिनको भी निकाला जाता है इट इज रिमूवल। राइट, सो इम्पीचमेंट सिर्फ एक ही का है, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ये? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आपके यूनियन के साथ रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, दे ऑल फॉल अंडर द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो कौन इनिशिएट करेगा? बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इसको इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं, तो वो कौन इनिशिएट करता है? वो इनिशिएट करता है राज्यसभा। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 67 क्लॉज बी में आता है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 61 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अच्छा एक और चीज, अगर आपको कभी पूछा जाए कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स किसी प्रेसिडेंट को आप रिमूव कर सकते हो या इम्पीच कर सकते हो, सो दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द ग्राउंड्स जिसके ऊपर प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। ठीक है, कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हुआ है आज तक? नो। नेक्स्ट, which chapter of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1981 deals with the constitution of block development councils? Right, so chapter 5, chapter 2, chapter 6 और chapter 4? हाँ जी, तो क्या है इसका आंसर? The answer is chapter number 6. ठीक है, नाउ पंचायती राज एक्ट 1989 ये सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में कब आया? जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, दैट इज इन 2019। राइट, उसके बाद दिस पंचायती राज एक्ट केम इनटू लाइमलाइट। राइट, और इसी पंचायती राज एक्ट के अंडर हमने क्या बनाए हैं? हमने बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटीज़। राइट, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटीज़ कौन से एक्ट में कब किस में बनी है? पंचायती राज एक्ट का पार्ट है, एंड इट वाज आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स किस में आते हैं? आपके चैप्टर नंबर 6 में आते हैं। ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप, सेहत इनिशिएटिव इज बीइंग रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, Ministry of Family and Health Welfare, is it Ministry of Defense, or is it the Ministry of पंचायती राज? तो याद रखना, सेहत इनिशिएटिव, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सेहत बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्विस, ई हेल्थ, असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन इनिशिएटिव। फाइन। ये बेसिकली है क्या? ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और इसमें एक टेली कंसल्टेशन मतलब टेलीफोनिक कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाया जाता है। किन लोगों के लिए? जो वेटरन्स हैं। वेटरन का मतलब क्या होता है? मोस्टली पीपल हु आर नाउ नॉट इन सर्विस, राइट? मतलब आपके पेंशन वाले जो होते हैं ऑफिसर्स, जो पेंशन पे आ जाते हैं, वेटरन्स के लिए, या फिर सर्विंग मिलिट्री पीपल, बोथ, राइट? सो पेंशन एंड सर्विंग दोनों के लिए ये जो है, ये एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक और चीज याद रखना, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2021, दिस सेहत इनिशिएटिव, राइट? एक और चीज, इट इज अ ट्राई सर्विस इनिशिएटिव, मतलब ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन इनिशिएटिव। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों। ठीक है, ओके। एक और चीज़ कर लेते हैं फिर, अगर ये सब कर लिया है तो एक और चीज़ कर लेते हैं कि इसको डेवलप किसने किया है। सो इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस and your integrated defense staff, तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है, ओके। Next is, consider the following statements. The Indian National Congress passed a resolution of Purna Swaraj at the Lahore session. Jawaharlal Nehru was the president of Lahore session of INC 1929. Which of the following statements is or are not correct? 1, 2, both, neither. अब देखो, मेरे बोलने के बाद तो हो सकता है काफ़ियों ने इसका आंसर सही दिया होगा, लेकिन जिन्होंने एक आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिना सुने दिया है और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के दिया, उन्होंने पक्का इसका आंसर सी दिया होगा, राइट? सी क्यों दिया होगा? क्योंकि आपने इधर नॉट नहीं पढ़ा। लाइक आई ऑलवेज से, हाईलाइट द की पॉइंट, राइट? नॉट करेक्ट। पहला, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट लाहौर सेशन, बिल्कुल सही। दिस इज द हिस्टोरिक सेशन ऑफ 1929 वेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाहौर सेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, राइट? और इसी सेशन में कहा गया था, 31 दिसंबर को ये सेशन हुआ था, कहा गया था कि हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, राइट? तभी 26 नवंबर को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था, लेकिन एनफोर्स उसको 26 जनवरी को किया था बिकॉज ऑफ द रेलिवेंस ऑफ दिस डेट। ठीक है, सो फर्स्ट इज करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन, बिल्कुल सही। तो कौन सा वाला गलत है? दोनों में से एक भी आंसर गलत नहीं है। सो द आंसर इज नीदर 1 और 2। ठीक है, चलो। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशन ऑफ 1905? देखो, 1905 का सेशन और 1906 का सेशन, ये दोनों ही बड़े हिस्टोरिक सेशंस हैं।
अच्छा, और आपको एक और कमाल की बात बताऊँ, 2000 आई थिंक इसी साल का पेपर, हाँ इसी साल का इसी साल का जो यूपीएससी का पेपर हुआ है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है। तो अब अभी बताती हूँ कैसे पूछा गया है। सबसे पहले तो 1905 के सेशन को किसने प्रिजाइड किया था? इट वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस सेशन? इस सेशन पे आईएनसी ने स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया था, राइट। और इसी ये जो मूवमेंट था ये कब हुआ था? 7 अगस्त। और इसी दिन को हम अपना हैंडलूम डे भी मनाते हैं, क्योंकि स्वदेशी। ठीक है। सो इसी दिन की रेलिवेंस के ऊपर हम आज के टाइम पे जो हमारा नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं, वो उसका रेलिवेंस यही है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। ठीक है। सो द आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। देखो 1906 का सेशन भी बड़ा हिस्टोरिक था, क्योंकि 1906 के सेशन को प्रिजाइड करने वाले थे दादा भाई नारोजी। एंड ऑल्सो 1906 के सेशन में हमने क्या चीज़ एडॉप्ट की थी? स्वराज को एडॉप्ट किया था, विच मीन्स सेल्फ रूल, राइट। सो स्वराज एंड आत्म शक्ति, विच इज सेल्फ रिलायंट, ये दो चीजें हमने इसी सेशन में एडॉप्ट की थी। ठीक है। सो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर J&K, J&K is contributing dash percentage of the GDP to India. So what is the percentage? It is 0.80. ठीक है। सो इसमें भी कुछ समझने वाला नहीं है, तो इट इज 0.80, दैट इज योर सी। ठीक है। नेक्स्ट, which law apply to the new union territory? Is it all the central and the state laws या central laws या UT laws? तो UT laws जैसा तो कुछ होता नहीं है। The answer is all the center and the state laws. याद रखना, they're asking about new union territories. ठीक है। तो आपको पता ही है नई यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट इज wind blowing down the slope of a mountain is called anabatic, katabatic, downfalling wind, slope wind. ओके। देखो विंड्स जो होती है ना, विंड्स वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है परमानेंट, एक होती है सीजनल, और एक होती है लोकल, राइट। परमानेंट कौन सी होगी? ट्रेड विंड्स होगी, आपकी जेट स्ट्रीम्स हो गई, राइट। सॉरी, जेट स्ट्रीम्स भी नहीं, आपकी ईस्टर्लीज, हाँ जेट स्ट्रीम्स ही, वेस्टर्लीज, ये होगी आपकी परमानेंट। सीजनल कौन कौन सी होगी? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, एनाबैटिक, कैटाबैटिक, ये होगी आपकी सीजनल। और लोकल कौन सी होगी? जैसे लू हो गया, राइट, ये होगी आपकी लोकल विंड्स। ठीक है। ओके। अब हम बात पूछा है क्वेश्चन एनाबैटिक का। देखो एनाबैटिक और कैटाबैटिक, जो एनाबैटिक होती है ना, ये अप स्लोप विंड्स होती हैं। अप स्लोप विंड्स मतलब वैली टू माउंटेन। सो वैली टू माउंटेन इज योर एनाबैटिक। ठीक है। देखो ABCD होता है ना असेंडिंग ऑर्डर, तो ये ऊपर की तरफ है, असेंडिंग। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी कैटाबैटिक होती है ना, ये डाउनवर्ड होती है, मतलब माउंटेन टू वैली। ठीक है, फाइन। जो आपकी कैटाबैटिक होती है ना, उसमें माउंटेन कोल्डर होते हैं, राइट। सो हैवी है तो ऑब्वियसली इट विल डिसेंड, इट विल गो डाउन, सो इट इज कैटाबैटिक। सो अगर डाउन पूछा है तो कैटाबैटिक, अपवर्ड पूछा होता तो एनाबैटिक होता। ठीक है। Next, the study of plant communities in relation to their habitat of a given ecosystem is called as sinology, synecology, ecology या ecosystem. तो the answer is synecology. ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इकोलॉजी जो होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड इकोलॉजी, एंड इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इंटरैक्टिंग टुगेदर। नेक्स्ट, टाडोबा नेशनल पार्क फॉर शेल्टरिंग टाइगर। टाडोबा टाइगर रिजर्व भी है आपका। ठीक है। सो पैंथर बियर इज लोकेटेड वेयर? असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। द आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है। सो टाडोबा याद रखना, ये आपके बहुत न्यूज़ में रहा है। सो टाडोबा नेशनल पार्क विच इज़ इन महाराष्ट्र।
Okay, next is which of the following is the largest wool producing स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? इज इट जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका? तो याद रखना इट इज़ राजस्थान। ये क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वूल की बात हुई है, सो वी टेंड टू थिंक कि अगर वूल की बात हो रही है, हेरी या फरी जानवर की बात हो रही है, तो वो ऑब्वियसली या तो जम्मू एंड कश्मीर होगा या हिमाचल प्रदेश होगा, अगर पता नहीं होगा। बट याद रखना अगर हम शीप की बात करें ना, तो मैक्सिमम जो शीप जो है ना, दैट इज इन राजस्थान, राइट? सो इट इज द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग इज योर राजस्थान। ठीक है, okay, which of the following options is or are objectives of the special economic zones? Is it promotion of exports of goods and services, increase investment, develop infrastructure facilities in the country, और ऑल ऑफ दी अबव? तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती है ना, ये बेसिकली आपको अगर मैं बिल्कुल ले मैन की भाषा में समझाऊं, सो इट इज़ बेसिकली ड्यूटी फ्री जोन। ठीक है, ड्यूटी फ्री, राइट? और ये ड्यूटी फ्री जोन्स इसीलिए होती हैं ताकि गुड्स और सर्विसेज को प्रमोशन मिले, इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो। इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो ऑब्वियसली डेवलप करें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन द कंट्री। ठीक है, और ये कंट्री बेस्ड होती हैं। ठीक है, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Fine. Next is which state has topped the national water awards in the best state category? Madhya Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka? The answer is Madhya Pradesh. Very importantly, national water awards किस मिनिस्ट्री के द्वारा होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा, द आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ यूटी विल होस्ट मिस वर्ल्ड 2023? आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मिस वर्ल्ड 2023 इट विल होस्ट। फाइन, ओके। Next is who has been appointed as the national icon by the Election Commission of India? Is it MS Dhoni, Sachin Tendulkar, Abhinav Bindra or Neeraj Chopra? Right? Okay. So the answer is Sachin Tendulkar. ठीक है, इनको बनाया गया है as the national icon. As per the National Highway Authority of India, NHAI, the total length of the national highways in Jammu and Kashmir is what? क्या है इसमें से आंसर? तो the answer is 2423। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस है, इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला कुछ नहीं है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे आउट। फाइन, okay, so last question for today is Chineni hydropower project is constructed on which river? Is it Chenab, Tavi, Uj और झेलम? ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें आपके उज की, तो उज किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? रावी की। ठीक है, उज के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी, राइट? झेलम की बात करें तो झेलम वितास्ता वेत कहा जाता है इसको। कहाँ से है इसका origin? That is वेरीनाग, राइट? ओके, अगर हम बात करें चिन्नैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, सो इट इज तवी, राइट? और तवी को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज सूर्यपुत्री। फाइन, और ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब ओनली, राइट? ओरिजिन क्या है तवी का? अगर हम ओरिजिन की बात करें, द ओरिजिन इज कैलाश कुंड ग्लेशियर, भदरवा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप दिस लेक्चर and or these MCQs were helpful to you. I will see you in the next lecture. और जाने से पहले do not forget to like, share and subscribe. और साथ में जो आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उन दोनों चीज़ों के मुझे आंसर्स चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको वीडियो में, और दूसरा अपना स्कोर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।